अस्सलाम वालेकुम। कल के लिए सॉरी। कल जो मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो मैंने सिंधी में किया था। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में, क्योंकि शायद आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिंधी बहुत कम जानते होंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आज का लेक्चर जो है वो मैं उर्दू में कंटिन्यू करूँ। तो कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो है वो एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेमी ऑटोनॉमस का भी मैंने आप लोगों को मतलब बताया था कि सेमी ऑटोनॉमस उनको कहते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, उनको हम सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, जो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन खुद कैरी करते हैं। हालांकि उनके पास 100% उनकी खुद की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन ये कि उनके पास कुछ हद तक उनकी अपनी खुद की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसा एक और भी स्ट्रक्चर है जिनके पास खुद का अपना डीएनए होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा जो है वो प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। तो दरअसल प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनेज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और अलजी के अंदर। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? एक तो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और दूसरा ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये अलजी के अंदर पाए जाते हैं। तो अलजी और प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और इनका जो मेजरली जो इनका जो काम होता है, जो इनका जो प्राइमरी इनका जो खुद का अपना जो काम होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? ये जो है वो खाने को स्टोर करने में काम करते हैं और ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। सबसे बड़े सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लास्टिड्स होते हैं। अगर प्लांट सेल की मैं बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़े साइज के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल्स के अंदर सबसे बड़ा है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया से भी मैं अगर बड़े सेल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वो प्लास्टिड्स होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। ये आपको एनिमल्स में और फंजाई में देखने को नहीं मिलेंगे। एनिमल्स में ये फंजाई में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं? ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब प्लास्टिड्स की टाइप्स की मैं बात करूं तो प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं मेजर। कितने टाइप्स होते हैं? 3। तो वन बाय वन हम एक ये सबको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। वर्ड क्रोमो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कलर, बॉडी। क्रोमो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कलर रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रोमो कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम भी ऐसे कलर रिप्रेजेंट करता है। और प्लास्ट वर्ड प्लांट के लिए इस्तेमाल है, मतलब ऐसे कलर्स जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब दीज आर कलर प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन, मतलब ग्रीन को छोड़कर। ग्रीन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो क्रोमोप्लास्ट में नहीं होता है। ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी कलर्स आप देखते हैं फ्लावर्स में, फूलों में, फलों में या पत्तों में, जो डिफरेंट कलर आते हैं ग्रीन के अलावा जो भी कलर आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो दरअसल क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अब इनके अंदर जो कलर्स होते हैं वो कलर किसकी वजह से होते हैं? इनके अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स दरअसल वो केमिकल्स होते हैं जो कलर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैं अगर कैरोटीन की बात करूं तो कैरोटीन एक ऐसा पिगमेंट्स है, एक ऐसा केमिकल्स है जो प्लांट्स को कौन सा कलर देता है? ऑरेंज कलर देता है। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका कलर ऑरेंज होता है। वो ऑरेंज किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनके क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीन प्रेजेंट होता है। जेंथोफिल ये येलो कलर देता है। जैसे सनफ्लावर की मैं अगर बात करूं, सनफ्लावर सूरजमुखी जो फ्लावर जो होता है, उसकी जो पत्तियां जो होती हैं वो उसका कलर क्या होता है? वो येलो होता है, क्योंकि उनके क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? जेंथोफिल पिगमेंट होता है। या फिकोजेंथिन एक होता है जिसे हम ब्राउन अलजी कहते हैं। ब्राउन अलजी का जो कलर ब्राउन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनके क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? फिकोजेंथिन नाम का एक केमिकल होता है जो उसको क्या कौन सा कलर देता है? जो उसको ब्राउन कलर देता है। उसके बाद अगर मैं किसकी एक और कलर होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। जैसे गुलाब का फूल जो होता है, गुलाब जो होता है, रोज जिसको कहते हैं, ठीक है, ये जो गुलाब का फूल की जो पत्तियां जो रेड कलर की ये होती हैं वो किसकी वजह से होती है? एंथोसाइनिन के नाम का केमिकल्स जो होता है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है? जो कि इनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, उन क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, तभी इसका कलर क्या होता है? वो रेड होता है। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है आर फाउंड इन फ्रूट्स, पेटल्स, मतलब जहां आपको डिफरेंट कलर दिखते हैं। डिफरेंट कलर आपको प्लांट्स के कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? कई हिस्सों में देखने को मिलेंगे। एक तो फ्रूट्स में, जैसे अगर मैं आम की बात करूं तो उसको कलर येलो होता है, या एप्पल वो उसका येलो कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है, और थोड़ा और ज्यादा पक जाता है तो वो रेड कलर का भी बन जाता है। या फूलों की जो पत्तियां जो होती हैं, पेटल्स, उनमें भी क्या होता है? उनमें भी क्या होता है? डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये डिफरेंट कलर किसकी वजह से होते हैं? ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। पेटल्स के अलावा कुछ लीव्स भी होते हैं, ऐसे लीव्स भी होते हैं जिनमें ग्रीन कलर के अलावा कुछ और भी कलर्स होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के अलावा कुछ और जो भी कलर है वो किसकी वजह से होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ये जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, हर एक पिगमेंट्स अलग अलग कलर देता है प्लांट्स को।
अगर आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर येलो में चेंज हो जाता है। ग्रीन कलर येलो में कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं एक आम की मैं बात करूं, ठीक है, बनाना बनाना हो गया या कोई भी फ्रूट्स उठाओ, शुरू में जैसे जब वो कच्चा होता है तो उसका कलर क्या होता है, उसका कलर वो ग्रीन होता है। अब ये ग्रीन किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। लेकिन जैसे वो पक जाता है तो वो उनका कलर चेंज होकर येलो हो जाता है। जब कच्चा आम देखोगे तो वो ग्रीन कलर का होगा, लेकिन जैसे पक जाएगा तो वो किस कलर का हो जाएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो गया है, क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया है। मतलब ये सारे के सारे प्लास्टिक्स क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं। और अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की मैं बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शंस अगर क्या होता है, ये तो सारा उसके प्रॉपर्टीज थी, उसका स्ट्रक्चर था। अगर इसकी मैं फंक्शन की बात करूं तो ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन पॉलिनेशन, हेल्प इन पॉलिनेशन, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट फूलों पर आकर बैठते हैं, फिर फूलों में जो उनके पोलिन ग्रेन या सेक्स सेल जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो वो वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी सेक्स सेल को ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्लास्टिड है वो है लीकोप्लास्ट। अब लीकोप्लास्ट आपको वहां देखने को मिलेगा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, सनलाइट जो है वो नहीं पहुंचेगी। अब सनलाइट हमें पता है किस हिस्से में नहीं पहुंचती है, सनलाइट जो है वो रूट में नहीं पहुंचती है। किसमें नहीं पहुंचती है, रूट में। तो रूट में सनलाइट नहीं पहुंचती है तो मतलब वहां पर जहां भी जो है वो सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी वहां पर लीकोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि ये कलरलेस होता है। ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। और अगर मैं जितने भी प्लास्टिड्स हैं उन प्लास्टिड्स में एक हमारा पहले पहले हमने कौन सा पढ़ा है, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा है। अभी दूसरे नंबर पर कौन सा, ये लीकोप्लास्ट है। एक और प्लास्टिड कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, ये तीन किस्म के प्लास्टिड्स है। इनमें सबसे अगर मैं बड़े की बात करूं तो सबसे बड़ा प्लास्टिड कौन सा है, तो याद रखना सबसे बड़ा जो प्लास्टिड कौन सा है वो लीकोप्लास्ट है। तो दे आर द लार्जेस्ट प्लास्टिड्स, मतलब सबसे बड़े प्लास्टिड्स में लीकोप्लास्ट सबसे बड़ा प्लास्टिड है। अब ये कहां पर मिलेगा, रूट में देखने को मिलेगा, क्योंकि रूट में क्या नहीं पहुंच सकती, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए ये रूट में ही प्रेजेंट होता है। इसका जो मेजर जो काम होता है वो क्या काम होता है, इसका काम होता है खाने को स्टोर करना, फूड को स्टोर करने का इसका काम होता है। फूड को क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब इसकी भी टाइप्स होते हैं, फर्दर टाइप्स होते हैं, इसको भी देखते हैं। अब इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं कि जो है वो लीकोप्लास्ट के कौन कौन से टाइप्स है, तो लीकोप्लास्ट के मजीद तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप्स है अमाइलोप्लास्ट। अभी अमाइलो वर्ड आपने सुना होगा, हमारे जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है। वहां से ये आपको ये सुना सुना हुआ लफ्ज दिखेगा, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, ये प्लांट्स के अंदर स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। लीकोप्लास्ट जितने भी होंगे वो सारे के सारे फूड को स्टोर करते हैं। अब फूड में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, लिपिड आता है। तो स्टार्च एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाला मतलब स्टार्च को जो है वो स्टोर करने वाला जो लीकोप्लास्ट है वो कौन सा है, वो अमाइलोप्लास्ट। पर अमाइलोप्लास्ट याद रखें सबसे बड़ा लीकोप्लास्ट होता है। अगर सबसे बड़े प्लास्टिड्स में पूछे तो लीकोप्लास्ट। अब लीकोप्लास्ट के भी तो तीन टाइप्स है ना, अगर इसमें से सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है सबसे बड़ा, वो है अमाइलोप्लास्ट। तो लार्जेस्ट लीकोप्लास्ट है। इसका जो काम क्या होता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्च सपोज इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे बनाना जो होता है ना, बनाना। अब बनाना आपको पता है कहां पर उगता है, ये रूट में उगता है। कहां पर होता है, रूट में। मतलब बनाना खुद एक रूट है, बनाना जमीन के अंदर उगता है। अब जमीन के अंदर उगता है तो जाहिर सी बात है वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, मतलब ये किस्म का लिथोप्लास्ट है और इसका काम खाने को स्टोर करना होता है। तो बनाना हमारा हमें पता है प्योरली स्टार्च है, बनाने के अंदर होता है स्टार्च है। तो बनाना के अंदर क्या होते हैं, अमाइलोप्लास्ट होते हैं जो कि क्या स्टोर करते हैं, जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं। इसके बाद इलियोप्लास्ट। अब इलियोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये फैट को स्टोर करते हैं। अब फेट हमें पता है किसमें प्रेजेंट होता है, ये सीड में प्रेजेंट होता है। खासतौर पे आपने जो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे बादाम हो गया, या जो है कोकोनट ऑयल हो गया, या दूसरे और जो होता है नट्स वगैरह जो होते हैं, तो मतलब ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं, उनके सीड्स में क्या प्रेजेंट होता है, फेट प्रेजेंट होता है। तो फेट किसकी वजह से ये जमा है, किसके अंदर फेट जमा है, वो इलियोप्लास्ट के अंदर। तो इलियोप्लास्ट जो है वो सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर से जो क्या करता है, जो फेट को स्टोर करता है। आखिरी है इलियोप्लास्ट, या जिसे प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है।
और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये सारे के सारे जो दालें जितनी भी है ना, दालें ग्रेन जो होते हैं, दाने जिनके अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन किस वजह से पाया जाता है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन ऑफ प्लास्ट पाया जाता है जो कि प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये लीकोप्लास्ट के मजीद 3 टाइप से, अमाइलोप्लास्ट जो कि सबसे बड़ा लीकोप्लास्ट है, जिसका काम क्या होता है, स्टार्च को स्टोर करना। इलियोप्लास्ट जो कि फैट को स्टोर करता है, ये ड्राई फ्रूट्स में, सीड्स में प्रेजेंट होता है। और इलियोप्लास्ट जिसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है, जो कि अक्सर आपको कहां पर मिलेगा, दालों में मिलेगा, ग्रेन्स में मिलेगा। अब आते हैं हमारा जो मेन जो टॉपिक है, क्लोरोप्लास्ट, जो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास खुद का अपना डीएनए। मेन टॉपिक हमारा ये है, हालांकि ये भी प्लास्टिड्स का हिस्सा था, तो इसलिए इसको हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहले जो है वो इसकी डिस्कवरी की बात करें, तो इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था सेक नाम के साइंटिस्ट ने। इसको सच मत पढ़ना, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे हम उर्दू में टाइपिंग लिखते हैं इंग्लिश की, तो वो सच इस तरह लगता है, ये सच नहीं। सेक वाज द साइंटिस्ट जिसने क्लोरोप्लास्ट को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और ये जो है वो लीफ में होता है, क्योंकि लीकोप्लास्ट तो आपको पता है वो कहां पर होगा, रूट में। तो लीफ में के सेलों के अंदर सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो प्लांट्स के अंदर, तो वो कौन सा है, वो क्लोरोप्लास्ट है। इसका जो मेजरली काम होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो क्या काम होता है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट की जो शेप में भी कभी कभी जो होता है ना, वो एमसीक्यूज आ जाते हैं, बड़े मुश्किल टाइप्स के एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इसके शेप भी आपको याद होनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के शेप जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। हर एक जानदार के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट की शेप मुख्तलिफ होती है, जिसमें कुछ जरूरी जानदार जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे वोलवॉक्स अल्जी और क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों अल्जी हैं। वोलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास जो अल्जी हैं, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी शेप कैसे होती है, कप शेप होती है। जैसे कप होता है ना हमारे चाय का कप जो होता है, इस तरह इस कप शेप पर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो कप शेप पर क्लोरोप्लास्ट आपको याद होना चाहिए, वोलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास अल्जी के अंदर प्रेजेंट होता है। रिबन शेप स्पायरोगेरा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी ये बता रहा हूँ ना, ये शेप और एग्जांपल में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनकी शेप आपको पता होना चाहिए। रिबन शेप, जैसे हम रिबन होती है ना इस तरफ से, स्पायरल शेप या रिबन शेप, तो जो वो ऐसा जो क्लोरोप्लास्ट आपको किसमें देखने को मिलेगा, स्पायरोगेरा में देखने को मिलेगा। स्टार शेप, कुछ ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनकी शेप थोड़ा स्टार की तरह दिखती है, तो ये जिग्निमा अल्जी है, जिसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है, स्टार शेप की होती है। इलिप्सॉइडल शेप, इलिप्सॉइडल शेप जैसे हम वो अक्सर करके हमारे किताबों में जो लिखी हुई थी, जैसे डबल मेम्ब्रेन है, फिर इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो है ना, ये इलिप्सॉइडल जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, जिसका स्ट्रक्चर हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, ये प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका शेप आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत जो है क्या कहते हैं कि इसकी जो है वो आपको नॉलेज पता होनी चाहिए क्लोरोप्लास्ट के। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। तो आप भी एक काम करें, आप भी एक बुक उठाएं, एक रजिस्टर उठाएं, और मेरे साथ जो है वो स्ट्रक्चर आप इसका लिखते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक खाली पेज लिया है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है। जिनके पास अपना डीएनए होते हैं उसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर की तरफ होती है, दूसरी अंदर की तरफ होती है। ये मैंने इसकी दूसरी एक और बना रहा हूं, ये अंदर की तरफ है। अभी बुक उठाते जाएं, इसको लिखते जाएं, और उसका नोट्स भी बनाते जाएं, आपको काम आ जाएगा। नोट्स हालांकि मैं आपको दे दूंगा, वो मसला नहीं है, लेकिन आप इसको लिखते हुए जाएंगे, थोड़ा आपको इसको ज्यादा याद मेमोराइज करने में भी आपको आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट है लिप्साइडल शेप का, जिसमें डबल मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, ये होगी हमारी आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आया, क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर, आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन और इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन थी, लेकिन उसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन में फोर्स था। यहाँ पर भी गैप है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में गैप था, यहाँ पर भी देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा। इस गैप को हम कहते हैं
पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में भी स्पेस था, उसको भी हम क्या करते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसका जो खास नाम हो जाएगा पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में जो गैप होगा उसको हम क्या कहेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ क्वाइन लाइक फ्लैट शेप के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, क्वाइन लाइक, सिक्कों की तरह फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं, थैलियां होती हैं, सेक होती है ऐसे हल्की हल्की। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थैलाकॉइड, इनको हम क्या कहेंगे, थैलाकॉइड। यहां पर ये आएगा थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड दरअसल क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, थैलाकॉइड। दूसरा ये जो थैलाकॉइड जो होते हैं ये एक के ऊपर एक रखे होते हैं, सिक्कों की ढेर की तरह, पिलर बनाते हैं। ये एक थैलाकॉइड, ये दूसरा थैलाकॉइड, ये एक थैलाकॉइड के ऊपर दूसरा थैलाकॉइड लगा हुआ था। जैसे हम बचपन में क्या करते हैं, हमें सिक्के मिलते थे, तो 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के, बहुत सारे सिक्के मिलते थे। हम क्या करते थे, उसको सिक्कों के ऊपर सिक्के रखते थे, ऐसे बचपन में हम खेला करते थे। ठीक इसी तरीके से क्या करते हैं, थैलाकॉइड के ऊपर थैलाकॉइड का एक ढेर बना पड़ा होता है, एक पिलर बना पड़ा होता है। ठीक है जी, इस थैलाकॉइड के एक मुकम्मल एक ढेर को हम क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे। थैलाकॉइड, थैलाकॉइड, ये बहुत सारे थैलाकॉइड मिलकर एक बड़ा ढेर बनाते, एक बड़ा पिलर बनाते, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेनम। सिंगुलर है तो ग्रेनम, यहाँ पर 3 है तो ग्रेना। तो ग्रेना, ये ग्रेनम क्या होते हैं, दरअसल ये थैलाकॉइड के ढेर को कहते हैं। थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर एक जैसे रखे होते हैं। दूसरा, ये थैलाकॉइड जो होते हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये मेम्ब्रेन की तरह। ये थैलाकॉइड आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ऐसे नहीं जैसे कनेक्टेड नहीं होते, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। ये इसको मैंने रेड पेन से मैंने लिख लिया। ये थैलाकॉइड आपस में कनेक्टेड है, तो इन मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, इनको हम कहेंगे स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम कहा था थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए होते हैं, ढेर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रेनम। और ये ग्रेनम भी एक दूसरे के साथ मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। दूसरा, ये थैलाकॉइड के अंदर भी क्या भरा पड़ा होता है, फ्लूइड भरा पड़ा होता है। क्या भरा पड़ा होता है, फ्लूइड भरा पड़ा होता है। तो थैलाकॉइड के अंदर जो फ्लूइड भरा पड़ा होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे, स्ट्रोमा। ये सारा आप लिखते जाइए, ठीक है ना, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है, दरअसल थैलाकॉइड के अंदर जो फ्लूइड भरा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड भरा पड़ा हुआ था जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे थे, ठीक इसी तरीके से थैलाकॉइड के अंदर भी फ्लूइड भरा पड़ा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। चलिए जी, और क्या, इसके पास भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है। तो सर्कुलर डीएनए मैं थोड़ा रेड पेन से इस तरफ से लिख देता हूँ। इसके पास भी क्या होता है, अपना सर्कुलर डीएनए होता है, बहुत सारे डीएनए होते हैं। ऐसे इसके पास भी क्या होता है, अपना सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसके सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहेंगे, इसके सर्कुलर डीएनए को हम सीपी डीएनए कहेंगे, सीपी डीएनए। सीपी मतलब क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, सीपी डीएनए। ठीक है जी, तो क्लोरोप्लास्ट के जो डीएनए को हम क्या कहेंगे, सीपी डीएनए कहेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए जी, और क्या होता है, इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। जी हाँ, इसके पास अपने अपने ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स, इसके साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, फ्लूइड्स के अंदर भरे पड़े होते हैं। तो ये क्या है, ये ग्रेन्यूल्स है, 70s राइबोसोम्स है, जिनको हम 70s राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स के ऊपर हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। तो इसके पास क्या होते हैं, अपने अपने राइबोसोम्स होते हैं, तभी तो ये अपना खुद को, ये भी क्या है, एक किस्म का सेल ही है, समझो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा कर दें और लिखते जाएं, इसके आप नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है जी, अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफाइन करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका नोट्स बनाया हुआ है, तो वो देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है वो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि जो है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पर लिखा है, इट हैज डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। हमने आगे देख लिया था, पहले देख लिया था, इसके स्ट्रक्चर हमने ड्रा भी कर लिया है।
कि जो क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। द फ्लूइड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ये भी हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। इन द स्ट्रोमा कॉइन लाइक फ्लैटेंड सैक कॉल्ड थैलाकॉइड। अब क्या होता है, अभी मैंने आपको कहा ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये सिक्के की तरह जो स्ट्रक्चर जो थे, ठीक है, जिसको हमने फ्लैट स्ट्रक्चर जो थे, फ्लैट मतलब सीधे थे, थैलियां थी, कॉइन लाइक थी ये, जिसको हम क्या कह रहे थे, जिनको हम थैलाकॉइड कह रहे थे। दीज थैलाकॉइड आर अरेंज वन अपॉन ईच अदर, मतलब ये क्या कहते हैं, ये जो थैलाकॉइड के जो सिक्के हैं वो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं और क्या बनाते हैं, एक पिलर बनाते हैं, ढेर बनाते हैं। इस ढेर को हम क्या कहेंगे, इस ढेर को हम ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेना। दीज ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या कहा था, स्ट्रोमा लेमली। मतलब ये दोनों को दो, इसके अंदर जितने भी ढेर होंगे, तकरीबन कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 10 से 100 जो है वो क्या हो सकते हैं, ग्रेना ढेर हो सकते हैं। तो मतलब 10 से 100 ढेर हो सकते हैं। तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे, स्ट्रोमा लेमनी कहेंगे। इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए, जिसको सीपीडीएनए कहा था, और 70s राइबोसोम से प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का अपना डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एमटीडीएनए कह रहे थे, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को सीपीडीएनए कहेंगे, ठीक है। और जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है उसके अंदर भी। अब यहाँ पर थोड़ा एक और चीज, इन द थैलाकॉइड सरफेस कंटेन क्वांटासोम। जी हाँ, क्वांटासोम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक जो थैलाकॉइड है ना, ये एक थैलाकॉइड, अगर मैं इसको जूम करके इधर बाहर निकाल दूं, इसको मैं थोड़ा बाहर कर दूं, ये थैलाकॉइड को मैंने बाहर करके रख दिया। अब क्या होता है, इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटा यहाँ पर क्वांटासोम। अब जैसे आपको बताया, सोम का मतलब कहता है बॉडी स्ट्रक्चर्स, क्वांटा क्वांटम मैकेनिक्स से निकल कर आया है, मतलब फोटॉन्स की बात हो रही है, मतलब लाइट की बात हो रही है। ऐसा स्ट्रक्चर्स जो लाइट को कैप्चर करता हो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटासोम, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलेगा, थैलाकॉइड की सरफेस पे देखने को मिलेगा। तो क्वांटासोम क्या करता है, ये सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है, और सूरज की रोशनी जो कि फोटॉन मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है, और ये फोटॉन दरअसल एक क्वांटम पार्टिकल से, तभी इसका नाम पड़ा क्वांटासोम। तो क्वांटासोम एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब इसके भी वजह क्या है कि क्वांटासोम ही क्यों करता है, कि क्वांटासोम के ऊपर फिर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लगे होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। थैलाकॉइड के ऊपर क्वांटासोम है, और क्वांटासोम के ऊपर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसको ऐसे समझिए कि आप बैठे हैं और वहां पर टेबल लगी हुई है, वो टेबल क्या है, समझो वो टेबल आपकी थैलाकॉइड है, ठीक है। और उस टेबल पे क्या पड़ी है, उस टेबल पे एक प्लेट पड़ी हुई है। क्या पड़ी है, प्लेट। वो प्लेट समझो क्या है, वो क्वांटासोम है। और इस प्लेट में आपने क्या रख दिए हैं, मेहमानों के लिए आपने लिए बिस्किट रख दिए हैं। क्या रख दिए, बिस्किट रख दिए। उन बिस्किट को हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल कह रहे हैं। आप ऐसे इमेजिनेशन कर लें कि थैलाकॉइड के ऊपर क्वांटासोम है, और क्वांटासोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल क्लोरोफिल दो टाइप के होता है, एक क्लोरोफिल ए है, दूसरा क्लोरोफिल बी है। ये भी याद रखने चाहिए, ठीक है। थोड़ा अब चलते हैं नोट्स की तरफ। सॉरी, ये थोड़ा हिल गया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन थैलाकॉइड सरफेस में, थैलाकॉइड की सरफेस में क्या लगे होते हैं, क्वांटासोम लगे होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्वांटासोम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रोशनी को कैप्चर करते हैं। इन ईच क्वांटासोम, हर एक क्वांटासोम में आपको 160 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होंगे और 70 क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होंगे। तो मतलब टोटल कितने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 230। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपने क्या कहा ना, आपने एक थैली, सॉरी, अपने एक प्लेट रख दी, उस प्लेट के अंदर आपने जो है वो 2 ब्रांड के अपने बिस्किट रख दिए, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे किस्सा होता है कि जो है ना, क्वांटासोम के ऊपर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी होता है, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल भी होता है। तो क्लोरोफिल ए के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 160, और क्लोरोफिल बी के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 70। तो 160 और 70 टोटल कितने होंगे, 230। तो एक क्वांटासोम में टोटल कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं पूछे, तो 230 बताना।
लेकिन आपसे पूछे कि टोटल जो है वो क्लोरोफिल ए के कितने मॉलिक्यूल होंगे तो 160 किलो, और आपसे पूछे कि क्लोरोफिल बी के कितने मॉलिक्यूल होंगे तो 70। इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हालांकि मेरी आदत है आपको डिटेल पढ़ाना है, चलो सही है। उसके बाद ये वाला तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लोरोफिल ए का फार्मूला और क्लोरोफिल बी का फार्मूला आप लोगों को, ये वाली चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। बाकी सारी समझने वाली चीजें हैं ये वाला, क्योंकि कभी कभी ऐसे आ जाता है ना कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के जो है ना ऊपर सवाल आ जाते हैं, उसके उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर सवाल होते हैं, क्लोरोफिल ए का कौन सा फार्मूला है, क्लोरोफिल बी का कौन सा फार्मूला है। तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55H72O5N4Mg, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लोरोफिल बी का, तो क्लोरोफिल बी में क्या C55H70O6N4Mg, और यहाँ पर एक और ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, वहां पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। तो डेट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बाकी क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा जो है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पर है। तो वहां पर हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, किस तरह से लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है, स्ट्रोमा क्या काम करता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, वो अपना क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा का क्या काम होता है, थाइलाकॉइड का क्या काम होता है, इनके फंक्शन जो है वो हम जो है वो बायोएनर्जेटिक का जब चैप्टर पढ़ेंगे वो वहां पर पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे आपको सेल के अंदर इनके स्ट्रक्चर्स का आपको पता होना चाहिए, इनके पूरा स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेमी ऑटोनॉमस सेल यूनिट्स हमारे खत्म हो गए, जो कि दो थे, एक क्लोरोप्लास्ट एक माइटोकॉन्ड्रिया, वो दोनों खत्म हो गए। अब इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर होगा। बाकी आपके जो भी सवाल हैं वो आप जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।